तो अब जो टॉपिक कवर करना है वो है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ बातें हैं जो हमने पहले ऊपर कवर की थी, वही की पॉइंट्स थे इसके, ठीक है। और उसी को ही आगे हमने कंटिन्यू करना है, उसकी डिटेल है बस अब, ठीक है। अब जो मेन है ना ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, वो एक टिश्यू रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास हमने पीछे कवर क्या क्या किया था, इसमें कौन कौन से मीडिएटर्स हैं, यहाँ पे इसमें सेल्स कौन कौन से आने हैं। एक मास सेल्स था, मास सेल था। उसके बाद IgE एंटीबॉडीज़ थी, ठीक है। और कौन से TH2 सेल्स थे, ठीक है। और बहुत सारे अदर वो थे साइटोकाइंस वगैरह, ठीक है, जो रिलीज़ होने थे वो TH2 से, ठीक है, रिलीज़ होने थे। अब हमने इसकी डिटेल करनी है कि इसमें होता क्या है, मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या आने हैं, ठीक है। सबसे पहले जो एलर्जन है ना हमारे पास, एलर्जन वो जो जो एलर्जी कॉज करेगा, ठीक है, वो बॉडी के अंदर जाना है। कैसे जाना है, इनहेलेशन से भी जा सकता है, इंजेक्शन से भी जा सकता है, या फिर उसको खाने से, इंजेक्शन और इंजेक्शन, ठीक है। तो उसके बाद जब बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है, तो वो एंटीजन हमारी बॉडी में मौजूद हो गए TH2 सेल्स। TH2 सेल्स हमारे पास है, टी लिम्फोसाइट्स की एक किस्म है, ठीक है। TH2 होता है और एक TH1 होता है, ठीक है। तो इसके अंदर वेरिएशन होती है कि कुछ में इसकी जेनेटिक्स में वेरिएशन होगी कि बहुत सारे एलर्जेंस जो नॉर्मली हार्मफुल नहीं होते, वो उन सेल्स उसके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो एलर्जेंस उसके लिए सेंसिटिव होते हैं, और वो इसकी वजह से एलर्जी क्रिएशंस कॉज करते हैं, ठीक है। तो TH2 सेल्स है ना, ये आगे सक्रिएट करेंगे हमारे पास साइटोकाइंस। साइटोकाइन हमारे पास मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन में आते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से साइटोकाइंस आएंगे, इंटरल्यूकिन 4, 5 और 13। ये याद करना है, 4, 5 और 13, 4, 5 और 13, 4, 5 और 13 आ जाएंगे, ठीक है, जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन ऑफ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। अब बारी बारी इनके फंक्शन है कि TH4 ने क्या करना है, बी सेल्स को एक्टिवेट कराना है। बी सेल्स वही एंटीबॉडी, तो बी सेल्स की यहाँ पर हैवी चेन होती है बी सेल्स के अंदर मौजूद, उसकी स्टीरियोटाइप स्विचिंग हो जाएगी, स्टीरियोटाइप स्विचिंग होगी, और वहाँ उसके बाद हमारे पास आएंगे IgE सेल्स, ठीक है। बी सेल तो हमारे पास एक प्लाज्मा सेल है ना, ठीक है, जो आगे कन्वर्ट होगा एंटीबॉडी में, जो एंटीबॉडी कौन सी है, IgE। और IgE हमारे पास आगे इम्यून रिएक्शन कॉज करेगी। उसके बाद जो हमारा दूसरा ये जो था साइटोकाइन था, वो है इंटरल्यूकिन 5। और इंटरल्यूकिन 5 आगे हमारे पास क्या करेगा, एक्टिवेट कराएगा इयोसिनोफिल्स को, ठीक है। इयोसिनोफिल्स हमारे पास ये इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी में बहुत मेजर रोल है इनका, और हमेशा याद रखना कि इयोसिनोफिल्स का सिर्फ और सिर्फ मेन रोल किस में आता है, ये इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी में, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ इसका इयोसिनोफिल्स का रोल आता है पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में भी, ठीक है। ये भी हमें MCQ है बहुत इंपॉर्टेंट, कि पैरासाइटिक इन्फेक्शन में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका आता है, मास्ट सेल्स का आता है, इयोसिनोफिल्स का आता है, और IgE एंटीबॉडीज़ का आता है। और इंटरल्यूकिन 13 जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या कराता है, एक्टिवेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स के एक्टिवेट होगी तो वहाँ पर म्यूकस प्रोडक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल नोज़ में भी हमारे पास म्यूकस प्रोडक्शन होती है। बहुत से लोगों को एलर्जिक रिएक्शन जब होता है तो वहाँ पर नोज़ से म्यूकस सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। तो और TH2 हमारे पास और क्या करेगा, रिक्रूटमेंट करेगा TH2 सेल्स की ही, जिसकी वजह से हमारे पास इम्यून रिएक्शन क्या हो जाएगा, एग्जैजरेट हो जाएगा, ठीक है। सेंसिटाइजेशन ऑफ द मास्ट सेल्स टू बाय IgE एंटीबॉडी, ठीक है। इसमें इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं कि ना जो है ना मास्ट सेल्स, ठीक है, इसके अंदर रिसेप्टर होते हैं FCER1, FC इलेप्सॉन R1 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर हमारे पास इसकी जो है ना
ये FC पोर्शन है ना जो IgE पे, इसके साथ आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और फिर बाद में आगे फिर मास्ट सेल्स एक्टिवेट होते हैं, उसके बाद फिर वो रिलीज़ करते हैं डिफरेंट मीडिएटर्स मज़ीद, जो आगे से हमारे पास ज़्यादा इम्यून रिएक्शन को एग्जैजरेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इओसिनोफिल्स के अंदर भी FC इलेप्सोन-R1 रिसेप्टर्स होते हैं जो सेम काम करते हैं। इसके अलावा बेसोफिल्स के ऊपर भी ये रिएक्शन ये वाले रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन बेसोफिल्स का रोल नहीं है ये इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी में, ठीक है। इसलिए इसको सारा डिस्कस नहीं किया गया। लेकिन ये जो है ना FC पोर्शन ऑफ IgE, तो ये इनकी अफिनिटी बहुत बहुत स्ट्रांग होती है। मतलब मास्ट सेल्स की कंसंट्रेशन अगर थोड़ी भी हो ना बॉडी के अंदर, या फिर अगर ये IgE की कंसंट्रेशन थोड़ी हो बॉडी के अंदर, तो जो जितने भी ये सिक्रीशन होगी ना वो फ़ौरन जाके इनके साथ अटैच हो जाएगी और मास्ट सेल्स को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और फिर मीडिएटर्स रिलीज होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल्स। अब एक दफ़ा वो अटैच हो जाएगा ना FC पोर्शन से IgE, तो फिर वहाँ पर क्या आ जाएगी, तो वहाँ से हमारे पास मीडिएटर्स रिलीज़ होंगे और फर्दर मॉलिक्यूल्स ट्रिगर होंगे और फिर सीरीज़ ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन आगे चलने लग जाएगा, ठीक है। आगे हमने पढ़ने हैं 3 ग्रुप्स ऑफ मीडिएटर्स, ठीक है। इसको हमने डिटेल में भी कवर करते हैं। तो जो वैजो एक्टिव एमाइंस होते हैं ना वो उन्होंने उनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। ग्रेन्यूल्स जो के अंदर हमारे पास होते हैं हिस्टामाइन। हिस्टामाइन हम जो है ना पोटेंट एक मीडिएटर है इन्फ्लेमेशन का, जो कॉज कराता है वाजोडाइलेशन। एक इन्फ्लेमेशन वाली जगह पे हमेशा वाजोडाइलेशन हो जाएगी, ठीक है। ब्लड वेसल्स की डायमीटर बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी, वहाँ से सिक्रीशन ज़्यादा होने लग जाएंगी, परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, और इसके बाद आ जाएगा म्यूकस सिक्रीशन भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे काम हो जाएंगे जब हमारे पास मास्ट सेल्स एक्टिवेट होंगे, हिस्टामाइन रिलीज होगा, और उसके इसके अलावा वहाँ पर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स की एक्टिवेशन हो जाएगी, और उसके बाद वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये इसमें आ जाएंगे वैजो एक्टिव अमाइंस में। वैजो एक्टिव जो हमारे पास किस पे काम करेंगे, वेजल्स पे काम करेंगे, और उधर वहाँ पर सिक्रीशन मतलब वहाँ पर एडिमा कॉज करेंगे, इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे लिपिड मीडिएटर्स। यहाँ लिपिड मीडिएटर्स में हमारे पास कौन कौन से आने हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स है ना, ये है हमारे पास साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे से बनते हैं। साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे मास्ट सेल्स के अंदर भी होता है, और इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स में भी होता है, जिसके और मतलब बाय प्रोडक्ट उनका वही होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। जो उसके जो मेन ब्रोंकोस्पाज्मोडिक स्पाज्म कॉज करते हैं ना प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वो है प्रोस्टाग्लैंडिन D2। इसके अलावा ये ल्यूकोट्राइन C4 और ल्यूकोट्राइन D4, ठीक है ना। ये भी हमारे पास वैजो एक्टिव है और ये भी स्पाज्मोजेनिक होती है। इसके स्पाज्म कॉज करता है, ब्रोंकोस्पाज्म कॉज करता है। इसके अलावा वास्कुलर परमेबिलिटी भी इंक्रीज़ कराता है, और ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराता है। इसलिए इन्हीं मीडिएटर्स की वजह से हमारे पास एस्थमा में वहाँ पर जो स्मूथ मसल्स है ना वो बहुत क्या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज आती हैं, ठीक है, एस्थमा में। तो एस्थमा में एलर्जिक रिएक्शन ही मतलब इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी ही चल रही होती है। तो TL वो ल्यूकोट्राइन्स B4 भी है, जो हमारे पास है क्या करता है, कीमोटैक्टिक ऑफ न्यूट्रोफिल्स कराता है, इओसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स। जब ये सेल्स वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में और मज़ीद क्या करेंगे, वहाँ पर ये सारे सेल्स भी आगे जाके हमारे पास इन्फ्लेमेशन ही कराएंगे, वहाँ पर एडिमा होगा और मोर डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, फॉर एग्जांपल इन एस्थमा, एंड इंक्रीज वस्कुलर लीकेज फ्रॉम द ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये सारा कुछ किसके अंदर होगा, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर। तो और साइटोकाइन्स बहुत सारे अलग से हैं, मतलब ये लेट फेज में आते हैं, ठीक है। लेट फेज के हैं ये
ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और कीमोकाइंस, ठीक है। इसके अलावा आ जाएंगे ये इंटरल्यूकिन 4 और 5, ये पीछे पढ़ लिया हमने क्या कराते हैं। ये इन्वॉल्व होते हैं TH2 इनिशिएटेड इम्यून रिएक्शंस के अंदर, और ये भी आगे हमारे पास रिक्रूटमेंट कराएंगे इन्हीं सेल्स का, यही रिएक्शंस होंगे और वहाँ पर एग्जैजरेशन हो जाएगी इम्यून रिस्पॉन्सेस की, ठीक है। मैं एक चीज़ कवर करना भूल गई थी, वो ये था कि जब एक दफ़ा अलर्ट वो बन जाएगी ना हमारे पास IgE एंटीबॉडी बन जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ वो TH2 की वजह से, वो जब IgE बन जाएगी एक दफ़ा, तो वो मास्ट सेल्स के ऊपर, इस तरह मास्ट सेल्स के ऊपर ये प्रेजेंट होगी। लेकिन जब वो सेम अलर्ट यहाँ पर, जब वो एक दफ़ा प्रेजेंट होगी ना, तब यहाँ पर इम्यून रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन जब सेम एंटीजन दोबारा से हमारी बॉडी के अंदर आएगा, तो तब ये जो मास्ट सेल्स अपने ग्रेन्यूल्स रिलीज़ करेगा, साइटोकाइंस और वैजोएक्टिव अमाइंस रिलीज़ करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस या फिर लेट फेस रिएक्शन आएंगे। शुरू में जब वो मास्ट सेल्स पे ये वाले रिसेप्टर्स या फिर ये एंटीबॉडीज़ आके अटैच होंगी, तब जब ये एंटीबॉडीज़ बनेंगी, ठीक है ना, यहाँ तक ये पहला प्रोसेस है जहाँ पर ये एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। मास्ट सेल्स तो प्रेजेंट होंगे, उनके पास तो ये FC पोर्शन होगा, IgE कभी भी आके अटैच हो सकती है, लेकिन IgE बनना अलग अलग एंटीजेंस का ये प्रोसेस है ना, ये हमेशा यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा जब तक ये वाला एंटीजन दोबारा से बॉडी में एंटर नहीं होगा, ये उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, ये प्रेजेंट नहीं होगा यहाँ पर। IgE वहाँ पर खुद ब खुद ही जाके उसको क्या करेंगे, उसको ऑप्शनाइज नहीं करेगी, उसके बाद जाके ये मास्ट सेल्स एक्टिवेट होंगे और ये वाला प्रोसेस आएगा, ठीक है। ये पूरी की पूरी उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, बंदा यही तैयार कर लेना, ये पूरी की पूरी जो है ना सीक्वेंस समझ आ जाता है। और आगे जो रिलीज़ होने हैं, वो दो चीज़ें रिलीज़ होनी है। मीडिएटर्स कौन से आएंगे, वैजोएक्टिव अमाइंस होंगे, कीमोकाइंस होंगे। जो कीमोकाइंस में एक इनिशियल फेज में भी आते हैं, इनिशियल फेज में हमारे पास वैजोएक्टिव अमाइंस होंगे, और जो दूसरे साइटोकाइंस होंगे वो है लेट फेज के, वो TNF और ये वाले सारे, इनको बस अंडरलाइन कर लो और ये वाली चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। बस एक दफ़ा पढ़ने की ज़रूरत है, ये याद हो जाएगा, ठीक है। ये लिपिड मीडिएटर्स अलहदा से याद कर लो, नीचे ही इनके अंदर नीचे लिस्ट बना लो और ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी, ठीक है। आगे हमने करनी है डेवलपमेंट ऑफ एलर्जीज़, तो हमने ये अब टॉपिक कवर करना है, ठीक है। तो इसमें जो मेन बातें हैं ना, ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें मेन बातें हैं कि डिफरेंट जीन्स की वजह से, या फिर कुछ लोगों के अंदर ना, कुछ लोगों के अंदर ये इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, उन लोगों को कहते हैं अटोपिक इंडिविजुअल्स, ठीक है। और उस प्रोसेस को कहते हैं, रिएक्शंस को कहते हैं अटोपी, ठीक है। कि उन इंडिविजुअल्स ससेप्टेबल टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जेनेटिकली डिटरमाइंड, ठीक है। और ये जेनेटिकली डिटरमाइंड है। जीन्स दैट आर इम्प्लीकेटेड इन द ससेप्टेबिलिटी ऑफ अस्थमा वो अलग अलग हैं। कुछ लोगों के अंदर TH2 सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, TH2 सेल्स ज़्यादा होंगे तो इंटरल्यूकिन 4 की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, इंटरल्यूकिन 4 की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हमारे पास रिक्रूटमेंट या फिर प्रोडक्शन ऑफ IgE ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पर इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन ज़्यादा होंगे। इसके अलावा जो ये जेनेटिक वेरिएशंस में आ जाते हैं, ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन मॉलिक्यूल होता है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसकी वेरिएशंस ज़्यादा आती हैं। इसके अलावा साइटोकाइंस के अंदर कुछ के अंदर साइटोकाइंस प्रोटीन्स है ना हमारे पास, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। कुछ के अंदर FC रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नॉर्मल से भी ज़्यादा होते हैं। या कुछ के अंदर ये जो हमारे पास एक मेटालोप्रोटीन है ADAM33, ठीक है ना, ये हमारे पास ज़्यादा होती है, जो हमारे पास टिश्यू रीमॉडलिंग इन द एयरवेज में इन्वॉल्व होती है। लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ऑब्वियसली पूरी एयरवे के अंदर ही ये इंटरल्यूकिन 4 की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और वहाँ पर ये एलर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये जेनेटिक फैक्टर था, और ये इन्वायरमेंटल फैक्टर में के एक्सप्लोयर कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस जो वायरल इन्फेक्शंस बहुत सारे ब्रोंकियल एस्थमा कॉज करते हैं या फिर एलर्जिक डिजीज़ कॉज करते हैं लंग्स की, ठीक है ना। बहुत सारे जो हैं ये
वायरल इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, जिसकी जिसकी वजह से हमारे पास एंटीबॉडी बन जाती है। एंटीबॉडी अगर बन गई एक दफ़ा, जब दोबारा से वही वायरस आएगा तो बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा, वो एलर्जी ही आएगी ना एक तरह से, वही वाला इम्यून रिएक्शन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। और बैक्टीरियल के स्किन इन्फेक्शन होते हैं जो हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस कॉज करते हैं। इसके अलावा ना कुछ लोगों, बहुत 20 to 30% ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर नॉन एलर्जन होते हैं। एलर्जी स्टिमुलाई मिलता ही नहीं है बॉडी को, लेकिन मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब टेम्परेचर एक्सट्रीम्स, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कुछ लोगों के अंदर वैसे ही एलर्जी स्टार्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से। या फिर अगर उन्होंने एक्सरसाइज की या फिर फिजिकल एक्टिविटी की तो उनके अंदर भी तब भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा उनकी बॉडी का, और उसकी वजह से वहाँ पर मास्ट सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और उसके बाद इंटरल्यूकिन 2 और आईजीई नहीं बनेगी उनके अंदर, नहीं एक्टिवेट होगी, लेकिन मास्ट सेल्स की वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्यून रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये कहते हैं, ये एक थ्योरी है बस, हाइजीन हाइपोथेसिस, कि वो बच्चे जो बचपन में ज़्यादा उन्हें हाइजीन का ख्याल रखा जाता है ना, वो उनको एलर्जीज भी बाद में ज़्यादा होती हैं। ठीक है ना, और ये है हाइजीन हाइपोथेसिस। ठीक है, बस इसमें यही लिखा हुआ है। अच्छा, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें पढ़नी है इसकी, क्या कौन कौन सी होती हैं। दो तरह के इसके होते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है और लेट फेज रिस्पॉन्स होता है। जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है वो 5 to 30 मिनट्स का होता है, और मिनट्स के अंदर अंदर ये रिएक्शंस आने होते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से होते हैं, वाज़ोडाइलेशन हो जाएगी वहाँ पर, वस्कुलर लीकेज, मतलब वहाँ पर क्या आ जाएगा, वस्कुलर परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, और ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा, स्मूथ मसल स्पाज्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, यही स्मूथ मसल स्पाज्म अगर लंग्स के अंदर हो, इनहेलेशन की वजह से हो, वहाँ पर ब्रोंकोस्पाज्म, फॉर एग्जांपल इन एस्थमा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, लेट फेज रिस्पॉन्स में क्या आते हैं 2 to 8 hours आफ्टर। ठीक है, फर्स्ट एक्सपायर। तो इसके अंदर हमारे पास इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसके साथ टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी होती है। मतलब कि वहाँ पर टिश्यू डिस्ट्रक्शन हमारे पास किसकी वजह से होती है, मैक्रोफेजेस की वजह से। तो इस लेट फेज में हमारे पास डोमिनेंट सेल्स में मैक्रोफेजेस भी होंगे। इसके अलावा इओसिनोफिल्स होंगे, ल्यूकोसाइट्स होंगे। ठीक है ना, तो इसमें ये सारे, और TH2 सेल्स, ये सारे कौन से होंगे, इसमें डोमिनेंट इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे, और इसमें म्यूकोजल एपिथेलियल डैमेज भी आएगा। न्यूट्रोफिल्स हमारे पास बहुत सारे कीमोकाइंस की वजह से वहाँ पर आएंगे। इओसिनोफिल्स ईओटॉक्सिन की वजह से वहाँ पर आएगा, और बस यही है इसमें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ में लिखी हुई है कि जो इओसिनोफिल्स है ना, ये है ये हमारे पास प्रोड्यूस करेंगे ये कैटायनिक प्रोटीन्स, ये इओसिनोफिलिक कैटायनिक प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेंगे, जो हमारे पास टॉक्सिक होती है एपिथेलियल सेल्स के लिए। जब ये प्रोड्यूस होंगे तो ये एपिथेलियल सेल्स डैमेज हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा ये ल्यूकोट्राइन C4 की प्रोडक्शन होगी, और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर की प्रोडक्शन होगी इओसिनोफिल्स की वजह से, जो हमारे पास क्या करेंगे, और मजीद इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगे। ये हमारे पास क्या करता था, ये हमारे पास जो वस्कुलर लीकेज कॉज करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है। इसके अलावा ये जो है ना, ये जो TH2 सेल्स, ठीक है, जो इसका रिस्पॉन्स बता दिया था कि वो 3 तरह का साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है। वो इंटरल्यूकिन 4, 5 और 13 प्रोड्यूस करता है, जिसका पीछे रोल पढ़ लिया हमने। ठीक है। इसके अलावा आगे हमारे पास जो ये ल्यूकोसाइट्स की वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, वहाँ पर एपिथेलियल सेल इंजरी आ जाएगी। और अच्छा, एक ये जो हमने एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है ना, कि ये इन्फ्लेमेशन के साथ हमेशा हमारे पास टिश्यू इंजरी ज़रूर होगी, और इसके अंदर जब डिजीज़ आएंगी ना, वो हमारे पास एलर्जिक डिजीज़ होंगी। फॉर एग्जांपल, एस्थमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक का मतलब पता है ना, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि जो जो इंडिविजुअल जिनके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होते हों, वो एटोपिक होते हैं। ठीक है ना, और इन लोगों के अंदर हमारे पास जो, अगर हमने इनको ठीक करना है, थेरेपी देनी है, वो है हमने देनी है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से, फॉर सच एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है। इसके अलावा ये तो हमने पढ़े हैं लोकल रिस्पॉन्सेस, ये लोकल रिस्पॉन्सेस पढ़े हैं। ठीक है। ये कुछ होते हैं सिस्टेमिक रिस्पॉन्सेस सिस्टेमिक एक्सप्लोयर की वजह से। फॉर एग्जांपल, अगर बी विनोम, ठीक है, इंजेक्ट हो गया बॉडी के अंदर, या फिर पेनिसिलिन की वजह से भी ये
ये सिस्टेमिक एक्सपोजर होते हैं। कुछ लोग एलर्जिक होते हैं पेनिसिलिन की वजह से, पेनिसिलिन से, तो इनके अंदर आ जाता है ये जो इनके अंदर जो रिएक्शन आएगा ना उसे हम कहते हैं एनाफिलेक्सिक शॉक, एनाफाइलेक्सिक शॉक। और ये शॉक हमारे पास डेथ भी कॉज करता है कुछ पेशेंट्स के अंदर। तो इसमें जो आती है ना मेन जो चीज़ें आती हैं जो बाद में फ़ौरन से हमारे पास सिम्टम्स आएंगे, वो आ जाएगा होस्ट के अंदर ईचिंग आ जाएगी, यूथिक एरिया, ये दाने 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 बन जाते हैं बॉडी के अंदर ऊपर, ठीक है। और वहाँ पर स्किन एरिथमा आ जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर पल्मोनरी ब्रोंकोस्पाज्म हो जाएगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो वहाँ पर स्पाज्म हो जाएगा। और इसके अलावा हाइपर सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस, ठीक है। लेरेंजियल एडिमा आ जाएगा। एडिमा क्यों? लैरिंग्स वाली अगर जगह पे वहाँ पर होगा तो एडिमा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी वहाँ पर, बहुत ज़्यादा कह लो कि फ्लूइड आउट होना शुरू हो जाएगा। वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में वहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जमा होने लग जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? लेरेंजियल एडिमा कॉज हो जाएगा। इसके अलावा अगर अगर हम लोग उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन की वजह से वहाँ पर कौन सा आ जाएगा? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में अगर वहाँ पर वो चला गया एंटीजन, तो ठीक है, वहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, एब्डोमिनल क्रैम्प शुरू हो जाएंगे, डायरिया शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम उसको अगर वो इनहेल हो रहा है ना, अगर वो कह लो कि इनहेल हो रहा है, तो तब वहाँ पर लैरिंग्स वाली जगह पर आएगा। या फिर अगर हमने उसको माउथ से इनटेक किया है तब वो लैरिंजियल एडिमा कॉज करेगा, ठीक है। और अगर हमने उसको स्मेल किया है, ठीक है, तब ये पल्मोनरी ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, और जो लोकल रिएक्शंस देखे हैं हमने, तो लोकल रिएक्शन में फॉर एग्जांपल कौन कौन से आ जाएंगी? अगर वहाँ पर स्किन कांटेक्ट हुआ है उसका, तो सिंपल एलर्जी आ जाएगी, स्किन एलर्जी आ जाएगी। अगर वो बॉडी में मतलब फूड से इनटेक हुआ है, तो वहाँ पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की एलर्जी आ जाएगी। या फिर इनहेलेशन से आया तो वहाँ पर ये लंग्स की इन्फेक्शन आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल एटोपिक डर्मेटाइटिस आ जाएगा, फूड एलर्जीज, हे फीवर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, लोकल रिएक्शंस में आती हैं। और इसमें ये पूरी इन्होंने समरी लिखी हुई है। हाँ, एक और मेन चीज़, एनाफिलेक्टिक शॉक है ना, तो अगर सिस्टेमिक रिएक्शन आएगा तो वहाँ पर फॉल इन बीपी आ जाएगा, फॉल इन बीपी, बहुत सीवियर ब्लड प्रेशर फॉल हो जाएगा वहाँ पर, और जिसकी वजह से यहाँ पर पेशेंट की सर्कुलेशन कोलैप्स हो जाएगी और डेथ हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग करें तो ये सिस्टेमिक में कौन सा आ जाएगा? एनाफिलेक्सिस आ जाएगा। एनाफिलेक्सिस में फॉल इन ब्लड प्रेशर, वेजोडाइलेशन एंड एयरवे कॉन्स्ट्रक्शन। ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी और एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। और ब्रोंकियल एस्थमा है, ब्रोंकियल एस्थमा में कौन से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, ब्रोंको इन्फ्लेमेशन आ जाएगी, और इसके अलावा लेट फेस रिएक्शन में इन्फ्लेमेशन आ जाएगी। एलर्जिक रिनाइटिस और साइनाइटिस है, तो उस जगह पे साइनाइटिस में बस साइनस में हमारे पास इन्फ्लेमेशन पस बढ़ जाएगी, मतलब कि नोज वाली जगह पे सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पर पस बन जाएगी, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपर एयरवे एंड साइन्यूसिस आ जाएगा, और इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन आ जाएगा। और फूड एलर्जीज में कौन सा आ जाएगी? इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस, मतलब कि वहाँ पर पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज कैसे हो गया? हमने ऊपर पढ़ा कि वहाँ पर एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे, वॉमिटिंग आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जब एक शुरू हो जाएंगी तो वहाँ पर क्रैम्प्स ही बनेंगे ना, ये बनेंगे ना, पेरिस्टाल्सिस शुरू हो जाएगी, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटेस्टाइनल मसल्स रिजल्टिंग इन वॉमिटिंग एंड डायरिया, सारी चीज़ें, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस ज़्यादा हो जाएगी, स्मूथ मसल बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे वहाँ पर, जिसकी वजह से डायरिया होना शुरू हो जाएगा। या फिर अगर वो उल्टी जगह पे, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। अगर वो सेम डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर डायरिया हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस ख़त्म हो गए हैं। समरी में जल्दी जल्दी बता देती हूँ दोबारा से कि सबसे पहले क्या आ जाएगा कि एलर्जिक रिएक्शन होती है, इसमें TH2 रिस्पॉन्स आता है, IgE ये प्रोडक्शन होती है, IgE एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन होती है। IgE हमारे पास इसके ऊपर कोट्स मास्ट सेल्स बाय बाइंडिंग टू द FcER1 रिसेप्टर्स, ठीक है ना। ये जाके किस पे अटैच होते हैं? मास्ट सेल्स पे, जिसकी वजह से हमारे पास आगे रिलीज होते हैं मीडिएटर्स। और जो प्रिंसिपल मीडिएटर्स हैं वो हिस्टामाइन है, प्रोटीएजेज हैं, अदर ग्रेन्यूल्स कंटेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, ल्यूकोट्राइन्स हैं, साइटोकाइन्स हैं। Mediators are responsible for the immediate vascular and smooth muscle reactions and the late reactions
मतलब फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन जो इमीडिएट रिएक्शंस में स्मूथ मसल्स रिएक्शंस आएंगे या फिर वस्कुलर रिएक्शंस, मतलब वहाँ पर वेजोडाइलेशन वगैरह सारा कुछ, लेकिन लेट फेज में हमारे पास हमेशा इन्फ्लेमेशन आएगी। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी लोकल और सिस्टमिक रेंज फ्रॉम माइल्डली अनोइंग रिनाइटिस टू अ फैटल एनाफाइलेक्सिस। ठीक है, ये ख़त्म हो गया।